मित्रों माफ़ी, आपका समय कुछ बर्बाद किया। दरअसल अचानक कनेक्शन चला गया था। मेरा ख़्याल है कि फिर वो आ गया है। अर्पण साहब, अब मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? क्या आप बता सकते हैं? मैं फिर से आ गया हूँ लाइव पर आपके। कोई एक टिप्पणी मुझे मिलेगी? अर्पण साहब, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? क्या मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, स्वागत शुरू हो गया। हाँ, सॉरी। एक बार तमाम मित्रों से जो बहुत धीरज से मुझे सुन रहे हैं, माफ़ी। बिजली चली जाने से कनेक्शन चला गया था और लाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। खैर, आखिरी कुछ हिस्से हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ इसके। वो ये कि जब उनके लिए लेकिन प्रसार भारती एक नई दुनिया से परिचय का मामला भर था। वो इससे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। आखिरी वर्षों में बीमार भी रहने लगे थे। उनको कई बार अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई, लेकिन यादव जी जीवट से सबका सामना करते रहे। इस युद्ध में बेशक उनके बहुत सारे मुरीद उनके साथ रहे। उनको संजीव के नेतृत्व में कुछ उत्साही युवकों ने, मित्रों ने 1 लाख रुपए की थैली भेंट करने का निश्चय किया। काम आगे बढ़ा, ले हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं थी, मगर इसके लिए पैसा जुटाना पड़ा और अंततः मयूर विहार फेज 1 के आकाश दर्शन अपार्टमेंट के परिसर में उनके लिए एक छोटा सा आयोजन हुआ। वे बड़ी मुश्किल से चल कर आए थे। उन्हें देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ये उनसे आखिरी भेंट हो रही है। उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू ही इस बात से किया, तो सफर यहां तक चला आया है। वह एक आत्मीय दोपहर थी जिसमें नामवर जी भी शामिल थे। लेकिन राजेंद्र यादव ने अपने शुभचिंतकों को फिर गलत साबित किया। वे न सिर्फ ठीक हुए, बल्कि अपनी सामान्य दिनचर्या तक भी लौटे। शायद इसलिए भी कि बीमारी के तनाव को वे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। एक बार जब वे अस्पताल से लौटे तो हम उनसे मिलने गए। हम यानी मैं, स्मिता मेरी पत्नी और मेरा बेटा प्रखर। उन दिनों उन पर खाने पीने की बहुत सारी पाबंदियां थीं। बाकी वे मान ले रहे थे, सिगरेट की तलब उन्हें बार बार लग रही थी। उन्होंने हमसे शिकायत की कि जो किशन है, यानी उनका शिकायत यानी उनका सहायक, उसने डॉक्टरों के कहने पर उन पर बहुत सारी पाबंदी लगा दी है। सिगरेट तक पीने नहीं देता। उन्होंने प्रखर को पास बुलाया, जेब से पैसे निकालकर देते हुए धीरे से कहा कि वह सिगरेट का पैकेट ले आए। हम असमंजस में थे। इस बहुत साफ समझ के बावजूद कि हमें यादव जी की बात नहीं माननी चाहिए, उनको ना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने एक आध बार टालने की कोशिश की, फिर उठकर गया, खुद सिगरेट लाकर उन्हें दी। बस उन्होंने 2 कश लिए और फिर उसे बुझा दिया। हालांकि इससे भी किशन उचित ही कुछ आत्मीय ढंग से बिगड़ता नजर आया। बहरहाल जिंदगी अपने ढब पर लौट रही थी और राजेंद्र यादव भी अपने अंदाज में वापस आ रहे थे। उनकी जिंदगी फिर हंस हंस के लिए चुनी जाने वाली कहानियों और वहां बनने वाले किस्सों के बीच चल पड़ी थी। मगर जिस खल व्यक्तित्व को राजेंद्र यादव कभी कभी मजाक में अपने ऊपर ओढ़ लिया करते थे, वह उनके आखिरी वर्षों में उनसे कुछ ज्यादा ही चिपक गया था। इस दौर में उनके निजी भटकाव उनके वैचारिक आग्रहों पर हावी होते दिखे। पत्र पत्रिकाओं में उन पर चटखारी चर्चा शुरू हो गई। उनके खिलाफ जैसे एक मुहिम चल पड़ी। इस मुहिम में बहुत कुछ योगदान उस किताब का भी था जिसे वे एक नवोदित लेखिका के जरिए लिखवा रहे थे और जिसे उनकी बची कुची कुंठा का परिणाम माना जा रहा था। इन सब के बीच उन्हें एक पुलिस केस भी झेलना पड़ा। अपनों और परायों की लानत मलामत थी। फिर एक सुबह किसी मित्र के आए फोन ने बताया कि वे अपनी भी और दूसरों की भी कुंठाओं का बोझ उतार कर चल दिए हैं, इस बार वापस न लौटने के लिए। यह एक महान नायक का त्रासद अंत था। यह एक महान नायक का त्रासद अंत था। शेक्सपियर की शोकांतिकाओं में जिस फेटल फ्लॉ, सांघातिक कमजोरी की सैद्धांतिकी का जिक्र मिलता है, वह हमारे प्रिय व्यक्तित्व के लेखन में भी दिख रहे वह हमारे लेखक के प्रिय व्यक्तित्व में भी दिख रही थी।
बहुत बहादुर और महान मैकबेथ, किंग लियर, हेलमेट या ओथेलो अपनी एक मानवीय कमजोरी की वजह से मारे गए। कोई अति महत्वाकांक्षी साबित हुआ, कोई अति संदेहवादी, कोई संशयवादी, और सबको जीवन की एक कमजोर घड़ी में नियति ने जकड़ लिया। लेकिन राजेंद्र यादव की सांघातिक कमजोरी क्या थी? क्या लड़कियां, जैसा कि बहुत सारे लोग इशारा करते हैं? यह बहुत सतही समझ है। यह सच है कि भारतीय मध्य वर्ग में मर्द मदान्धता की जो सड़ांध है, और जिसकी वजह से पुरुष का लड़कियों से स्वाभाविक संबंध तक विकसित नहीं हो पाता और अंततः एक पाखंड और नकली आदर्शवाद के सहारे जीवन और संबंधों को ढोते रहने का चलन आम मान लिया जाता है, वहां राजेंद्र यादव एक ऐसी दुनिया की कामना कर रहे थे जहां पारस्परिक बराबरी और समानता का संबंध हो। इस क्रम में वे उस पाखंड की धज्जियां भी उड़ा रहे थे जो उनके भीतर भी बैठा हुआ था और दूसरों में भी मौजूद था। लेकिन दूसरों ने सिर्फ उनका तमाशा देखा, अपना अंधेरा नहीं देखा। आखिरी दिनों में उन पर लगभग संगसारी सी की गई। वे अब नहीं हैं, तो न कोई आईना दिखाने वाला बचा है और न पत्थर फेंकने वाला। क्या इत्तेफाक है इस दौर में किसी दौरान हिंदी समाज का कुंठावमन अपने चरम पर जारी है। यह कहना उचित नहीं होगा कि अच्छा वे चले गए, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि वे इस समय होते तो अपना पक्ष चुनते उनको समय नहीं लगता। दरअसल वे जीवन भर एक लेखक रहे, हमेशा अपने किरदार, अपनी स्थितियों, अपनी कहानी और अपना पक्ष चुनते हुए। उनमें कभी संशयग्रस्त हैमलेट दिखता, कभी मोहग्रस्त लियर, कभी वह मोहन राकेश को बड़ी शिद्दत से याद करते, कभी कमलेश्वर की उदास आलोचना करते। लेकिन अंततः उनकी धुनी अक्षरों की दुनिया में ही रमनी थी। अक्षर भले उनके प्रकाशन का नाम हो, लेकिन उनके प्राण दरअसल अक्षरों में ही बसते थे। दरअसल शायद यही बल था जिसकी वजह से वे जीवन में दी हुई सीमाओं का भी अतिक्रमण करते रहे और साहसपूर्वक सबका सामना भी करने की कोशिश की। शायद बार बार दोहराया गया गालिब का शेर उन पर भी सही उतरता था। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयां गालिब, तुझे हम वली समझते जो नवादा खार होता, अगर नवादा खार होता। दोस्तों, ये कहानी थी राजेंद्र यादव की, इससे पहले निर्मल वर्मा की। ये वो संस्मरण हैं, दूसरों के पास शायद बेहतर संस्मरण होंगे, दूसरों के पास घनिष्ठ यादें होंगी, लेकिन मेरे पास जो था वो मुझे मूल्यवान लगता रहा। और जब अर्पण जी ने आग्रह किया कि मैं कुछ संस्मरण पढ़ूं, तो मैंने इन दो लेखकों को चुना। सच ये है कि संस्मरणों की किताब भी मेरी आ रही है, दुनिया मेरे आगे। और ये किताब जो है उसमें निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, राजकिशोर, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती और हिंदी के कई मूर्धन्य लेखकों को जिनको मैंने कुछ करीब से देखने का अवसर पाया, उनके बारे में मेरी राय है। मैं जिस धीरज से आपने सुना, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ आप सबका। बीच में बिजली ने एक बाधा भी डाली। मैं जानता हूँ कि ऐसी बाधाएं बड़ी मुश्किल पैदा करती हैं, लेकिन एक बार फिर जनसुलभ पुस्तकालय का, अर्पण कुमार का और आप सबका आभार। धन्यवाद।